हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज अरिहंत बुक के। अच्छा, इसके हम ट्रायंगल चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले के जो चैप्टर हैं यानी कि जो टर्म 1 में आने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर मैं कवर कर चुका हूं। इसके बाद हम ट्रायंगल चैप्टर है, ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25, और इसके बाद इसकी सेकेंड पार्ट आएगा इसका, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45 जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए लगा रहे हैं, और मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप but not necessarily the same size are called similar figures. yes, similar की तो डेफिनेशन ही यही होती है, सिमिलर की डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसी दो शेप, ऐसी दो फिगर्स जिनकी शेप एक जैसी हो, साइज जरूरी नहीं है। अगर साइज सेम है तो भी ठीक है, साइज सेम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल सिमिलर होंगी। नेक्स्ट, two triangles are similar if their corresponding angles are proportional। ये बात गलत बोल दी गई है। अगर corresponding angle equal बोला होता तो ये ठीक हो जाता, अगर corresponding sides proportional बोली होती तो भी ठीक हो जाता, लेकिन corresponding angle proportional नहीं हो सकते। corresponding angle तो equal होने चाहिए। sides proportional हो सकती है लेकिन angle equal होने चाहिए, तो इट विल बी फॉल्स। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी की सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में तो, कि सभी की सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होती है, क्योंकि उनकी शेप एक ही जैसी रहती है। साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी शेप एक जैसी रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, two triangles are similar, okay, if their corresponding sides are, sides proportional चाहिए, sides equal जरूरत नहीं है, sides proportional चाहिए, proportional में equal भी आई जाएंगी, तो sides चाहिए हमें proportional, angle चाहिए होते हैं equal, तो इसका proportional करेक्ट आंसर हो जाएगा। Two quadrilaterals are similar if their corresponding angles are equal। ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, ये इस बात में हम सिमिलर नहीं कह सकते। अगर corresponding angles equal है तो हम सिमिलर नहीं कह सकते। देखो, मैं लॉजिक बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्क्वायर और रेक्टेंगल की। स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं मुझे। ये 90, ये भी 90, इधर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन ये आपस में सिमिलर नहीं है। क्वाड्रिलेटरल या कोई भी पॉलीगन जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स हैं, ध्यान से सुनना, 3 साइड की, यानी कि ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल के अलावा कोई भी पॉलीगन है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल पॉलीगन, इनके लिए हमें दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहली कंडीशंस कि ये वाली कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए, और एक और कंडीशन भी लगती है, वो क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल भी चाहिए। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, इनमें से अगर एक भी नहीं लगी तो वो सिमिलर नहीं होगा, लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता।
ट्रायंगल में अगर कोई एक कंडीशन भी लग जाए, जैसे ये बोल दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो भी वो सिमिलर हो गई, या ये बोल दिया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो भी वो एक दूसरे के सिमिलर हो गई। तो ये ध्यान रखना है, ट्रायंगल और बाकी पॉलीगन्स में थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर? कौन सा पेयर सिमिलर है? हम कैसे चेक करेंगे? देखो सभी में, कुछ में एंगल दिया हुआ है, कुछ में साइड्स दी हुई हैं, तो वही क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए। तो पहले मैं देखता हूँ, ये 60 है, इधर भी 60 है, ये 80 है, इधर भी 80 है, और थर्ड एंगल तो फिर इक्वल होगा ही। इसका मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन हमें मिल गया, फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे तो वो सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट हो सकता है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, नॉट सिमिलर, कांट से, या नन ऑफ द अबोव। हम इसके अंदर लगाएंगे नॉट सिमिलर, ये नॉट सिमिलर है। देखो अब मैं लॉजिक बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने इन्हें नॉट सिमिलर कहा। देखो सिमिलर में मैंने आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल का जब केस है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और सभी एंगल इक्वल होने चाहिए। इसमें एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, साइड्स का रेशियो तो इक्वल है। देखो 4/2.5, किसी भी साइड को उठा लो, इसको और इसको उठा लो, तो वो भी 4/2.5 है, वो भी 4/2.5 है, और फोर्थ भी 4/2.5 है। यानी कि सभी की सभी साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये मुझे पता चल गया। लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इधर 90 डिग्री एंगल है, लेकिन इधर एक एंगल ग्रेटर है और एक एंगल लेस है, तो मुझे पता चला कि ये 90 नहीं हो सकते। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट सिमिलर। एनसीईआरटी का ही है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टू साइड्स and the perimeter of one triangle are respectively 3 times the corresponding sides and the perimeter of other triangle, then the two triangle are similar। yes बिल्कुल होगी। देखो कैसे, दो साइड तो बोल ही दिया कि 3 टाइम्स है, मतलब दो साइड्स का रेशियो तो आपस में सेम हो गया। अब थर्ड साइड का हमें कैसे पता चलेगा सेम है या नहीं? उसके लिए उसने हिंट दे दी कि पेरीमीटर भी 3 टाइम्स है, पेरीमीटर भी 3 टाइम्स है, तो वो भी जो थर्ड साइड होगी वो भी 3 टाइम्स होगी। देखो एक एग्जांपल लेके हम इसको करते हैं। लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं, कोई भी दो साइड 3 4 5 मान लेता हूं मैं, 3 4 5, कोई भी तीन साइड मैंने एज्यूम की एक ट्रायंगल की। अब क्या किया, 3 टाइम्स करता हूं मैं दो साइड्स को मैं 3 टाइम्स कर देता हूं। 3 का 3 टाइम्स हो गया 9, 4 का 3 टाइम्स हो गया 12, और पेरीमीटर को 3 टाइम्स करता हूं। इसका पेरीमीटर कितना बन रहा है? 12 बन रहा है, और इसका पेरीमीटर 36 बनना चाहिए, क्योंकि यही तो बोला पेरीमीटर भी 3 टाइम्स है। इसका पेरीमीटर 12 बन रहा है, तीनों साइड्स को ऐड करिए आप, 3 + 4 + 5 12, तो इसका पेरीमीटर 3 टाइम्स यानी कि 36 बनना चाहिए। तो 36 अगर पेरीमीटर है तो इसका मतलब थर्ड साइड क्या निकलेगी? देखो 9 + 12 21, तो यही हो गया, 21 हो गया। हमें चाहिए 36, तो ये कितना बचा? 15 बच गया, 15। तो ये देखो थर्ड साइड भी तो 3 टाइम्स हो रही है। आप और एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। तो तीनों की तीनों साइड्स का रेशियो यहां पर सेम है। अब आप चेक करेंगे तो 3/9, 4/12, 5/15, तीनों का रेशियो 1/3 आ रहा है। इट मींस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू, ट्रायंगल सिमिलर होंगे इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। ठीक है, मैथमेटिकली सिमिलर है ये। द अननोन साइड एक्स, एक्स क्या होगा भाई? सिमिलर है, सभी साइड्स का रेशियो सेम होगा। हम रेशियो उठा लेते हैं, एक है 5, कोरस्पॉन्डिंग साइड है 15, एक है 3, कोरस्पॉन्डिंग साइड है x, या कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएंगे, ये 3 टाइम्स हो रहा है, ये x भी 3 टाइम्स हो जाएगा इसका, 3 का 3 टाइम्स 9। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन यही करने का था।
कि 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 एक्स 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो सेम है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, और AB दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, PQR का पेरीमीटर निकालना है। देखो एक बात समझ लो, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी साइड्स का ही रेशियो सेम होता है, उनकी साइड्स का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो, उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो और उनके मीडियंस का रेशियो, ये भी इक्वल होता है साइड्स के रेशियो के ही, और साथ ही साथ उनके पेरीमीटर का रेशियो भी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशियो आ रहा है 6.5 डिवाइडेड बाय 10.4, पेरीमीटर का भी यही रेशियो होना चाहिए। अच्छा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भूलना मत, जैसे ए बी सी का एक साइड हमने ऊपर रखी है, तो अब ऊपर पेरीमीटर भी एबीसी का ही आएगा, एबीसी का पेरीमीटर 60, नीचे पी क्यू आर ट्रायंगल की एक साइड ऊपर नीचे रखी है, तो इसी तरीके से पी क्यू आर का पेरीमीटर नीचे ही आएगा, एक्स मान लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 6.5x इज इक्वल टू 60 इंटू 10.4, ये 6.5 इधर जाएगा, पॉइंट से पॉइंट तो वहीं कट कर दो आप, नाउ ये कट हो रहा है, 13 8 जा, 13 5 जा, देन ये बना 12, 12 8 जा 96, तो 96 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा पी क्यू आर ट्राइंगल का। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो, उनके मीडियंस का रेशियो, उनके एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड का रेशियो और उनके पेरीमीटर्स का रेशियो सेम होता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सच दैट ए बी 5 है, ए सी 7 है, डी एफ 15 है, डी ई 12 है, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, बाकी बची हुई सभी साइड्स का की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओके, हम आ जाते हैं, दो ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले इसको समझने के लिए। दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की, लेट दिस वन इज ए बी सी एंड दिस वन इज ई डी एफ, ये ईडीएफ है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट ए बी इज 5, ओके ये 5 हो गया, ए सी इज 7, ये लीजिए, डी एफ, ये रहा, डी एफ ये रहा 15, और डीई 12, डीई ये हो गया 12। ओके, बाकी बची हुई साइड्स, लेट ये x है और ये y है, हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे और उन्हें इक्वल रख देंगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है। तो ए बी का रेशियो बनेगा ईडी के साथ, ए बी बाय ईडी या डीई 12, वो इक्वल होना चाहिए बीसी का रेशियो बनेगा डीएफ के साथ, बीसी बाय डीएफ यानी कि एक्स अपॉन 15, और ये बनेगा एसी का रेशियो ईएफ के साथ, एसी 7 है और ईएफ वाई है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों को, यहां से x की वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को कर लो या फर्स्ट और थर्ड को कर लो, यहां से y की वैल्यू आएगी। ओके, मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 5 और ये 12 जाएगा डिवाइड में, ये x की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर बना 4 और इधर बना 5, 25 अपॉन 4, 6.25 हो गया, लेकिन 6.25 हमें दो उसमें मिल रहा है, दो ए और सी, दो ऑप्शंस हैं जिसमें 6.25 है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 12 जाएगा मल्टीप्लाई होके 7 के पास,
5 आ जाएगा y की जगह, y आ जाएगा 5 की जगह, यानी कि 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 इंटू 7 84/5 यानी कि 16.8 सेंटीमीटर। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक साइड निकल रही है 16.8 और दूसरी साइड निकल रही है 6.5, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है, दे विल बी सिमिलर व्हेन, ये सिमिलर होंगे अगर ये इसके इक्वल है, ये एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल? देखो हम जानते हैं क्राइटेरिया कौन कौन से हम यूज करते हैं। एक तो एंगल जिसमें कोई भी दो एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल, तो इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर। तीसरा भी ले सकते हैं चाहो तो, इसको हम ए क्राइटेरिया भी बोल देते हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ओके, अब एक क्राइटेरिया हम यूज करते हैं एस 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 सिमिलैरिटी का। वो क्या है? साइड साइड साइड, तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। मैं इक्वल नहीं कह रहा कि तीनों साइड इक्वल हो, वो तो कॉन्ग्रुएंसी में होता है, सिमिलैरिटी में तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड क्राइटेरिया हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एस से एस। अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है तो जो दो साइड के बीच वाला एंगल है, दो साइड के बीच वाला एंगल वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं ए बी और इधर बी सी है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं ए बी सी, ए बी सी, ए बी और बी सी, बीच वाला एंगल बी बन रहा है, इसका बीच वाला एंगल बी बन रहा है। अच्छा, ऐसे ही डीई और एफ डी, एक ये जो डीई एफ ट्रायंगल है उसका डीई और एफ डी, डी ई और एफ यहां ले लेते हैं। देखो डीई और एफ डी, इसके बीच का एंगल डी बन रहा है, डी। तो इसका मतलब जब बी और डी आपस में इक्वल होंगे तब हम एस से एस क्राइटेरिया लगा सकते हैं और तभी ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है। तो इसका मतलब बी इक्वल टू डी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो देखो उसके कंफ्यूजन दूर करने का एक और तरीका भी है। ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, तो सीधी बात है बी इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट बी है, मतलब एंगल बी पे बनेगा। इधर डीई आ रहा है, इधर एफ डी आ रहा है, कॉमन पॉइंट डी है, मतलब एंगल डी पे बनेगा। तो बी डी, दैट्स ऑल, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, किन्हीं भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन क्या होगी? वो पैरेलल होगी। ये हमने सीखा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स का डायरेक्ट रिजल्ट है ये। देखो दोनों थ्योरम्स में आपको बताता हूं। बीपीटी क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स एक ऐसी पैरेलल लाइन बनाते हैं एक साइड के जो कि बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है या मीट करती है, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी, यानी कि प्रोपोर्शनली कट कर देगी उन्हें। मैं कह सकता हूं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन सी ई। ये होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या ये? अब ये इसके पैरेलल होनी चाहिए तभी ये थ्योरम लगती है। अच्छा, इसका कन्वर्स क्या है? देखो बीपीटी में तो बोला लाइंस पैरेलल तो रेशियो सेम, कन्वर्स में अगर रेशियो सेम तो लाइंस पैरेलल, दोनों देखो एक दूसरे का उल्टा है। बीपीटी में लाइंस पैरेलल तो रेशियो सेम हो गया, कन्वर्स में अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां से ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज हुआ है यहां पर कि लाइंस हो गई पैरेलल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, ये डीई और बीसी पैरेलल दिए हुए हैं, यानी कि बीपीटी का यूज हो सकता है यहाँ पे। एडी दिया हुआ है, ये एक्स है, डीबी x-2 है, एई x+2 है, ईसी x-1 है। हमें x की वैल्यू बतानी है।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे ये पता है रेशियो तो सेम होगा, तो AD डिवाइडेड बाय DB यानी कि x-2 वो इक्वल होना चाहिए AE बाय EC। AE है x+2 डिवाइडेड बाय EC है x-1। अब दो तरीके हैं मेरे पास। वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दूं। दूसरा क्या तरीका है भाई? दूसरा तरीका, वैल्यू पुट क्यों ना कर दूं मैं सीधा x की वैल्यू पुट क्यों ना कर दूं मैं सीधा, उससे जिससे भी रेशियो इक्वल आ गया वही x की वैल्यू है। जैसे मैं अगर 9 पुट करता हूं तो देखिए ये बनेगा 9/7, ठीक है, और इधर 9 पुट करने पे ये बन रहा है 11/8, नॉट इक्वल है, 9 नहीं हो सकता। 4 पुट करके देखो, 4 अगर मैं पुट करता हूं तो ये बनेगा 4/2, 2 बन रहा है, और इक्वल टू ये देखते हैं हम, 4 अगर पुट किया तो इधर बन रहा है 4+2 6/3, ये यस इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल बन रहा है। इक्वल बन रहा है तो बस आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑप्शन ट्राई भी नहीं करना आपको, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब एक बार आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी बता देता हूं। ये तो हुआ वैल्यू पुट करके चेक कर लिया हमने, कैलकुलेशन खत्म। अच्छा दूसरा, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है तो आप कैसे करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उड़ गया, बचा क्या, माइनस एक्स इक्वल टू -4, तो एक्स इक्वल टू 4, माइनस से माइनस भी उड़ गया, एक्स स्क्वायर के साथ ही उड़ गया वो भी, तो ये क्या बचा, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये वाली लाइन आप देखेंगे इसके पैरेलल दी हुई है। AD इक्वल टू 3, ठीक है, AD 3 है, DB इक्वल टू 4, ये 4 है, AE इक्वल टू 6, ओके, EC हमें निकालना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये डबल हो रहा है, इसको भी डबल कर दो, 8 आंसर आ गया, सिंपल। ये डबल हो रहा है, इसको भी डबल कर दो, 8 आंसर आ गया। बाकी आप अगर करना चाहते हैं बीपीटी का यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे भाई, मैं जानता हूं 3/4 इक्वल होगा 6/x के, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, देन 3 से ये 2 पे कटेगा, 2 4 जा 8, यानी कि a इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी जब भी रेशियो का क्वेश्चन है इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, तो 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, डीई पैरेलल टू एसी, डीई और एसी एक दूसरे के पैरेलल है, डीसी पैरेलल टू ये डीई पैरेलल टू एसी और डीसी पैरेलल टू एपी, जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है डीसी, वो एपी के पैरेलल है। तो हमें बताना है बीई अपॉन ईसी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं दो डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं, वहां से आप समझिएगा। मैंने क्या किया, पहले ए सी बी, ये जो ट्रायंगल दिख रहे ए सी बी, इसको ले लिया, और डी ई इसके जो पैरेलल है वो भी ले लिया। मैंने बाकी डायग्राम को एक बार के लिए रिमूव कर दिया ताकि मैं बहुत ही इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकूं। अच्छा, अब बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी ये कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि बीई अपॉन ईसी वो इक्वल होगा बीडी अपॉन एडी। ठीक है, मैं रख लेता हूं, बीई अपॉन ई सी इक्वल होगा बी डी अपॉन ए डी। क्या आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी डी अपॉन ए डी? नहीं है, नहीं है, तो अब हम दूसरी ट्रायंगल भी उठा लेते हैं। देखो दूसरी ट्रायंगल क्या है, अब मैं कंप्लीट नहीं उठा रहा, अब भी कुछ पार्ट रिमूव कर रहा हूं मैं। देखो एक तो ए बी पी, ये तो कंप्लीट ट्रायंगल मैंने ले ही ली, ये तो ले ली, और एपी के पैरेलल लाइन और ले ली बस।
बस एपी के जो पैरेलल थी वो और ले ली मैंने। अब फिर से बीपीटी, ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी हम लगा सकते हैं। बीपीटी क्या कहती है कि बीसी अपॉन सीपी, बीसी अपॉन सीपी इक्वल होगा बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी। क्या इन दोनों इक्वेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? दोनों इक्वेशंस को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखो ये किसके इक्वल है? बीडी अपॉन एडी के। ये किसके इक्वल है? बीडी अपॉन एडी के। तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल हो गए, दोनों आपस में भी तो इक्वल हो गए। इट मींस बीई अपॉन ईसी इक्वल होगा बीसी अपॉन सीपी के, बीसी अपॉन सीपी के। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये भी इजी था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, ये वाली लाइन क्यू आर इसके पैरेलल है। पी एस अपॉन एस क्यू 3/5 है। पी एस अगर 3 है, अगर 3 पार्ट है तो एस क्यू 5 पार्ट है, एस क्यू 5 पार्ट है। पी आर 28 है, ये लो पी आर हो गया 28। हमें निकालना है पीटी, पीटी को एक्स मान लो, पीटी को एक्स मान लो। बस हमें क्या करना है, साइड्स का रेशियो, जब भी पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो रखो, साइड्स का रेशियो इक्वल रख दो। कैसे? इधर 3 लिया अपॉन इधर, देखो इधर x लेना पड़ेगा अपॉन, क्योंकि इधर मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया, इधर भी ऊपर वाला पार्ट लेना पड़ेगा। अब देखो इधर मेरे पास टोटल 28 है, मैंने नीचे 28 लिख दिया, यानी कि कंप्लीट साइड ले ली मैंने पी आर, तो इधर भी कंप्लीट साइड पी क्यू 8 लेना पड़ेगा मुझे। ये बात आपको याद रखनी है, यहां कंफ्यूजन हो जाती है, काफी स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो यही चीज है, इधर छोटे वाले ट्रेंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रेंगल की साइड, तो इधर भी यही होगा, छोटे वाले ट्रेंगल की साइड, अब डिवाइड बाय 5 मत लिख देना, डिवाइड बाय कंप्लीट ट्रेंगल की साइड, दैट इज 3 + 5 8, ये आएगा यहां पर। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब x की वैल्यू निकल के आएगी, x विल बी इक्वल टू 3 × 28 अपॉन 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 पे ये कट हो गया 7 और ये कट हो गया 2, 21/2 दैट इज 10.5। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये एबीसी ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ये मैंने एक एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी। डी और ई पॉइंट कहां पर है? डी पॉइंट है ए बी पे और ए सी पे है ई पॉइंट, सच दैट डीई पैरेलल टू बीसी, डीई और बीसी आपस में पैरेलल है। एडी दिया हुआ है, ठीक है, एई है, एई ये वाली पार्ट है, और बीडी दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हो गया, और सीई दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हो गया। देन एक्स, भाई रेशियो ही तो इक्वल रखना है, रेशियो ही तो इक्वल रखना है, हमें क्या करना है, एडी डिवाइडेड बाय बीडी और इक्वल रखना है एई डिवाइडेड बाय ईसी। चलो चेक करते हैं, रखते हैं हम, 4x - 3 डिवाइडेड बाय बीडी दैट इज 3x - 1, वो इक्वल रखना है हमें ए ई दैट इज 8x - 7 डिवाइडेड बाय ई सी या सी ई 5x - 3। हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। सबसे पहले देखो आसान सी वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, पहले मैं 1 पुट करूंगा, बाकी वैल्यूज बाद में। 1 पुट करने पे क्या बन रहा है, 4 - 3 1 बन रहा है, डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 बन रहा है। ठीक है, इधर चेक करते हैं, 8 - 7 1 बन रहा है, इधर 5 ये 2 बन रहा है। ये तो इत्तेफाक से 1 ही इसका आंसर हो गया, इत्तेफाक से 1 ही इसका आंसर हो गया। देखो अगर 1 नहीं होता तो फिर मेरे दिमाग में बात आती 4 की,
क्योंकि 4 उसके बाद आसान क्वेश्चन, आसान पार्ट है। 4 मैं पुट करता, लेकिन 4 क्या है ना कि इसका 4 आंसर हो नहीं सकता था। वो इसलिए नहीं हो सकता था, मैं आपको बता, सॉरी सॉरी, 4 तो आंसर हो सकता है, आई एम सॉरी। 1/2 इसका आंसर नहीं हो सकता, कारण मैं बता देता हूं। 1/2 में जैसे रखूंगा तो देखो 4 इंटू 1/2 -3, ये बनेगा 2 -3, साइड आ गई नेगेटिव, साइड नेगेटिव, साइड कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो x की कोई भी वैल्यू साइड थोड़ी नेगेटिव में आ जाएगी, तो इसका मतलब 1/2 तो इसका आंसर हो नहीं सकता था। ऐसे ही अगर आप 2/3 रखेंगे तो वो भी हम अगर चेक करते हैं तो 4 इंटू 2/3, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव में ही आ रहा है, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही फालतू में दिए हुए थे, टाइम वेस्ट करने के लिए। हमें चेक करना था 1 और 4, तो 4 पहले मैंने 1 इजी एक ऑप्शन उठा लिया, 4 रखा, आंसर मैच कर गया, नहीं किया तो 4 इसका आंसर हो जाता, 1 रखने पे आंसर मैच किया तो ठीक है, अदरवाइज 4 इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तब भी। क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उस वजह से होता क्या है, उस वजह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। कैसे सिमिलर होंगी, चलो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। चाहो तो तीसरा कर दो वर्टिकली अपोजिट से, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। उसकी जरूरत नहीं है हमें, दो एंगल कर दिए मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाए सॉरी, और हमें ये ना पता चल रहा हो कि कौन सा कौन सी साइड किसके डिवाइड में रखें, साइड्स का रेशियो कैसे लें, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिख लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिख लेते हैं कैसे, ए वाला एंगल किसके इक्वल हुआ है, सी वाले के, ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सी। बी वाला एंगल किसके इक्वल हुआ है, डी के, तो बी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डी। जो बच गया ओ, वो ओ के ही कोरस्पॉन्डिंग होगा, जो बच गया वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, रेशियो सेम रखना है। रेशियो सेम कैसे रखेंगे, इधर मैं एक साइड ले लेता हूं ए ओ, क्योंकि मुझे पता है वो 4 है, तो इधर मुझे CO लेनी पड़ेगी, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट उठाना है, इधर CO लेनी पड़ेगी, ये मजबूरी है आपकी। 4x माइनस 2 इक्वल टू, इधर अगर मैंने BO ले लिया x प्लस 1, तो इधर मुझे DO लेना पड़ेगा। DO कितना है, 2x प्लस 4। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। ओके, सबसे पहले इजी वैल्यू मुझे 3 दिख रही है, तो मैंने 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पर ये 4, ये बना 10। 3 पुट करने पर ये भी पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देखो ये 4/10 बन रहा है 3 पुट करने पर, 3 पुट करूंगा तो ये तो 4 ऑलरेडी है, और 12 माइनस 2 ये 10 बन रहा है। इधर 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 4, और इधर 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, तो 4/10। देखो इजी ऑप्शन मैंने उठाया, दोनों केस में क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसा ही हुआ और 19 में भी ऐसा ही हो गया कि पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल गया। अगर नहीं निकलता तो भी हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि होगा नहीं क्वेश्चन, वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट नहीं करनी है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो भी x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू 3 ही आएगी, आप चेक कर सकते हो निकाल के। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। In the given figure, P and Q are on sides AB and AC respectively of triangle ABC। ठीक है, ये दिया हुआ है। AP 3.5 है, मैं लिखता जाता हूं AP 3.5,
PB7 देखो डबल हो रहा है, इस चीज का फायदा उठाएंगे हम, ये डबल हो रहा है 3.5 का डबल 7, AQ3 QC6 इधर भी डबल हो रहा है, रेशो दोनों के सेम है, रेशो सेम है तो कन्वर्स क्या कहता है कि ये इसके पैरेलल होगा, लेकिन कुछ और ही चीज पूछी है इसमें, PQ दिया हुआ है 4.5, हमें BC निकालना है, अच्छा BC निकालना है। अब देखो, अब यहां पर स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज, वो ये सोच रहे हैं भाई ये रेशो 1/2 का, ये 1/2 का, ये भी 1/2 का आना चाहिए, यहाँ पे 9 आंसर आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं मिलेगा तुम्हें, 9 अगर ऑप्शन में दिया भी होगा और तुमने अगर वो किया तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें करना कैसे है फिर इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे सिमिलैरिटी, कैसे? वही पहले छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 3.5 डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3.5 प्लस 7 10.5, तभी तो हम इधर भी ऐसे ही रख सकते हैं ना, क्योंकि 4.5 क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, और जो हमें निकालनी है BC वो क्या है, वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो मैंने बोला कोरस्पॉन्डिंग पार्ट रखना जरूरी है। अगर ये होता कि यहां पे मान लो कुछ दिया होता, लेट y है ये, अगर मुझे y निकालना होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, ये और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डबल है, इस ये भी डबल, y6 आ गया, सिंपल, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेस देके ना इन्होंने क्या कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्टी बदल दी है, जैसे इधर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, अब BC बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, तो हमें इधर भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 3.5 डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3.5 प्लस 7 10.5, तो ये बन रहा है 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 13.5 आ गया, है क्या ऑप्शन में, ये रहा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए 13.5। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, देखो ये तो हमने नाइन्थ में थ्योरम पढ़ ली थी, इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हमने पढ़ी थी, देखो ध्यान से देखते हैं, ये लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो हमने दो रिजल्ट्स पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम के, क्या कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो ये वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी, पहली बात तो। दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा था कि ये वाली साइड हाफ होगी थर्ड साइड के, तो दोनों में से जो भी पूछेगा ऑप्शन में हम वो बता देंगे। बाइसेक्टर ऑफ थर्ड साइड, नहीं थर्ड साइड का बाइसेक्टर कहां से होगा, वो तो उसको टच भी नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर टू थर्ड साइड, नहीं टच ही नहीं कर रहा तो परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता। पैरेलल टू थर्ड साइड, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये भी काफी इजी था, मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, देखो क्या बोला गया है इसके अंदर कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशो वो PT और TR के रेशो के इक्वल है, ये इक्वल है। ये वाले साइन हटा देता हूं मैं, ये वाले साइन हम इक्वल के लिए यूज करते हैं। ओके, इनका रेशो इक्वल है, इसका मतलब BPT से मैं एक छोटी सी बात तो बोल ही सकता हूं कि ST और QR पैरेलल हो गए, ये बात तो मैं बोल ही सकता हूं कि ST और QR आपस में पैरेलल है, ये लो, ये कर दिया हमने पैरेलल। ओके, अब क्या कह रहा है ये, एंगल PST, ये देखो आपको ये एंगल दिख रहा है, PRQ के इक्वल है, ठीक है जी, ये इसके इक्वल है, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो x इक्वल टू y, ये भी दे दिया गया है। तो PQR कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल राइट एंगल आइसोसेलेस कांट से, भाई सीधी सी बात है, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके भी तो इक्वल होगा, कारण अल्टरनेट सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कारण क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये वाले एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इसमें भी सेम यही वाले एंगल बन रहे हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहा है जो कि आपस में इक्वल होगा, इसका मतलब ये एंगल भी x हो गया,
और x और y इक्वल है। अब ये दो एंगल इक्वल किस में होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। दो एंगल हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन ट्रायंगल एबीसी points P and Q are on CA and CB respectively। ठीक है भाई, हम ये बना देते हैं। ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल लिया, सी ए और सी बी पे है तो सी को ऊपर ले लेते हैं, सी को ऊपर ले लेते हैं, ए और बी इधर ले लेते हैं, तो सी ए पे हो गया पी और क्यू हो गया सी बी पे। बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सी ए दिया हुआ है, अच्छा कोई इसके अंदर कोई पैरेलल वगैरह का अभी कोई भी केस नहीं दिया गया है। सी ए दिया हुआ है 16, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं एक बार। सी ए ये कंप्लीट साइड 16 है और सीपी दिया हुआ है 10, सीपी ये 10 है, तो क्लियर सी बात है ये 6 बन गया, ये 10 है तो ये 6 बन गया क्योंकि टोटल 16 है। उसके बाद है सीबी 30, ये कंप्लीट साइड 30 है, एंड सी क्यू 25 और ये वाली साइड 25 है, तो ये साइड 5 बन गई। ये भी क्लियर है कि ये साइड 5 बन गई। देन हमें बताना है पैरेलल है, नोट पैरेलल है, रेशियो इक्वल है, क्या है। चलो अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल या नोट पैरेलल के लिए हम रेशियो चेक करेंगे बीपीटी से। बीपीटी अगर लग रहा है तो पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है। तो 10/6, इधर है 25/5, 25/5 तो 5 बन रहा है, ये 5 नहीं बन रहा, इसका मतलब नोट इक्वल है। नोट इक्वल है तो नोट पैरेलल आंसर हो गया, दैट्स ऑल। नोट इक्वल है तो नोट पैरेलल इसका आंसर हो गया, कि ये इसके पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। ये मत लगा देना इसके पैरेलल है, पैरेलल तब होगी जब रेशियो सेम होगा। क्यू बी बाई सी क्यू ये आप चेक करना चाहते हैं तो कर लो। क्यू बी 5 है, सी क्यू 25 है, 1/5 बन रहा है। पी ए 6 है और सी पी 10 है, तो ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो नॉट पैरेलल वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दैट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। कौन सा पेयर सिमिलर है, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड या नन ऑफ दीज। पहले हम फर्स्ट और सेकंड को चेक करते हैं। ये 4 है तो 4 और 6 का रेशियो लेते हैं, 3 और ये रेशियो इक्वल बन रहा है, 3 और क्योंकि ये 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 इंटू 1.5 6 हो गया, सॉरी 4 इंटू 1.5 6 हो गया, 3 इंटू 1.5 4.5 हो गया, और 5 इंटू 1 ये तीसरा रेशियो भी इक्वल है, तीसरा रेशियो भी इक्वल आ गया। तो ये सब में ही वही हो रहा है 1.5, या ये कहें कि 2/3 आ रहा है सभी में। इधर भी 2/3 आएगा, पॉइंट हटा के देखो 2/3, इधर भी वही आएगा, पॉइंट हटा के देखो 2/3। तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ही एक दूसरे के सिमिलर है, ना कि फर्स्ट और थर्ड या थर्ड और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ये जैसे इधर 4 लिया, इधर 6 ही क्यों लिया, 4.5 या 7.5 क्यों नहीं लिया। भाई देखो ये तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा डाटा को देखकर। जैसे इधर तुमने देखा 4 है और इधर 3 है और इधर 5 है, तो तुम्हें देखना है कि कौन से में रेशियो सेम बन रहा है, किसके अंदर रेशियो सेम बन रहा है या किस में बन सकता है। अगर आपका माइंड कैलकुलेशन आप करते रहते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये 1.5 टाइम्स हो रही है हर एक साइड, तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि ये वाली साइड्स हमें चूज करनी है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन इन द फिगर, द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड इज। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी आपको। 6 3 क्या हुआ, साइड्स का रेशियो सेम है 4 और 4.5 के,
और 6 और 3 नहीं, इनका रेशियो सेम नहीं है, इनका रेशियो तो सेम नहीं है। तो हम चेक करते हैं 6 और 4.5, 4 और 3। 6 का रेशियो मैंने इस वाली साइड के साथ ले लिया, 4 का रेशियो मैं इसके साथ ले रहा हूं। अब चेक कर लेते हैं क्या अब ये सेम बन रहा है। मैं ये 0 इधर लगा देता हूं, देन 15 4 जा, 15 3 जा, और ये 4/3। यस, अब साइड्स का रेशियो सेम है, तो सिमिलर तो है, ये मुझे पता था। तो साइड्स का रेशियो बस आपको चेक कर लेना है एक बार कि हो रहा है कि नहीं हो रहा सेम, तो वो हो गया, वो हो गया। पहले वाला नहीं हो रहा था, मैंने चेक किया, तो पहले वाला हम नहीं लेंगे, साइड्स का रेशियो सेम है। अब बीच वाला एंगल आप देख सकते हैं, यहां से बीच वाला एंगल भी सेम है, बीच वाला एंगल भी सेम है, दो साइड्स का रेशियो सेम है। तो हमें पता चला कि साइड साइड और बीच वाला एंगल यानी कि एस ए एस क्राइटेरिया इसके अंदर यूज होगा, एस ए एस क्राइटेरिया इसके अंदर यूज होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी के जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट।